Next topic of European nationalism, class 10 history, the unification of Germany and Italy, the making of Germany and Italy. After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and devolution. Nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe. 1848 के बाद राष्ट्रवाद यूरोप में कई एसोसिएशन, कई संगठनों के जरिए लोकतांत्रिक और क्रांतियों के द्वारा इसे आगे बढ़ाया गया। राष्ट्रवादी भावनाएं तेजी से फैलाई गईं, जिनमें संकीर्ण विचारधारा कंजर्वेटिव्स के द्वारा इसको प्रमोट किया गया, पावर अचीविंग की गई और पॉलिटिकल डोमिनेशन पूरे यूरोप में किया गया। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज अ नेशन स्टेट। As we have seen, nationalist feelings were widespread among middle-class Germans who, in 1848, tried to unite the different regions of the German Confederation into our nation-states governed by elected parliament. This liberal initiative to nation-building was, however, repressed by combined forces of the monarchy and the military, supported by the large landowners called Junkers of Prussia. From then on, Prussia took on the leadership of the movement for national unification. Its chief minister, Otto von Bismarck, was the architect of this process, carried out with the help of Prussian army and bureaucracy. 3 wars over 7 years with Austria, Denmark, and France ended in Prussian victory and completed the process of unification. In January 1871, the Prussian King William I was proclaimed German Emperor in a ceremony held at Versailles. तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि आगे चलकर ये राष्ट्रवादी आंदोलन और राष्ट्रभक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी काम ये था कि यूरोप में दो देश ऐसा था जो कि पूरी तरह से छत विछत था। ये इसमें एक देश था जर्मनी और दूसरा As we have seen, nationalist feelings were widespread among the middle class Germans. जैसा कि हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रवादी भावनाएं, जो राष्ट्र के प्रति जो भावना बढ़ी थी, ऐसी भावनाएं तेजी से फैलती गई, खासकर पढ़े लिखे लोगों में। जर्मनी के शिक्षित वर्गों में बहुत तेजी से राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की भावना बढ़ी, जो 1848 से कोशिश कर रहे थे कि हम पूरे देश में का एकीकरण हो जाए, हम एक हो जाएं। जैसा कि ये विदित है कि जर्मनी उन दिनों 39 यानी 39 कॉन्फेडरेशन में छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था और ये नेशन स्टेट्स का दर्जा या नेशन स्टेट की अस्तित्व नहीं था। ये छोटे छोटे भागों में अलग अलग शासक के द्वारा शासित होता था और कुछ लोग ऐसे थे जो लिबरल्स कहलाते थे, उदारवादी कहलाते थे। इन लोगों ने भी अपने राष्ट्रीय निर्माण के लिए कोशिश कर रहे थे। आखिरकार ये काम को आगे बढ़ाया गया और कुछ कंबाइंड फोर्सेस के द्वारा, कंबाइंड फोर्सेस कहने का मतलब राजतंत्र, राजा, सैनिक और बड़े बड़े जो जमींदार होते थे प्रशिया के, जिन्हें जंकर्स कहा जाता था, इन तीनों की सामूहिक प्रयास से जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। तीनों ने
अपने अपने प्रयास से सारे जो बिखरे हुए जर्मनी थे उनको एक राष्ट्रीय राज्य में परिवर्तित करने का काम किया, यूनाइट करने का काम किया। और इस काम में प्रशिया सबसे आगे बढ़ा। उसने इस यूनिफिकेशन के रास्ते में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा और उसी के नेतृत्व में ये नेशनल मूवमेंट और नेशनल यूनिफिकेशन का काम संपन्न हुआ। वहाँ का चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क, जिसे कहा जाता है जर्मनी का जो वास्तविक निर्माता उसे ही कहा जाता है, उसने अपनी पूरी शक्ति जर्मनी के एकीकरण में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, लगा दिया और उसने अपने पर्शियन सैनिकों की और अधिकारियों के सहयोग से जर्मनी का एकीकरण करने को पर सक्षम हुआ। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी कोई बड़ा काम करने के लिए जब भी कोई बड़ी शक्तियाँ आगे बढ़ती हैं तो रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं। जर्मनी एकीकरण के लिए रखे रास्ते में 3 देशों के साथ संघर्ष करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा। ये रास्ते के बाधक थे और वो देश थे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। इन तीनों की सेनाओं के साथ युद्ध करना पड़ा और अंतिम में पर्शियन आर्मी को विजय मिली, जीत हासिल हुई और पर्शियन आर्मी को विक्ट्री मिली, विजय मिली। और जब ये तीनों युद्ध में जीत हासिल हुई तब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी संपन्न हुआ, यानी जर्मनी का एकीकरण संपन्न हो पाया। इस तरह से जनवरी 1871 में पर्शियन एक नए राजा को सिंहासनारूढ़ किया गया जिसका नाम था विलियम फर्स्ट, और उसे एक सिंहासन में आभूषित किया गया, यानी उसे नए राजा के रूप में उसकी समारोह की गई वर्सलीज के हॉल में और बड़े भव्य तरीके से उसे जर्मनी का एक नया शासक के रूप में उसे सिंहासन पर बिठाया गया। On the bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly comprising the princes of the German states, representatives of the army, important Prussian ministers, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William I of Prussia। और इस तरह से अब नए राजा का समारोह के समय में 18 जनवरी 1871 में बहुत ही सर्दी का समय था, बहुत ही कड़ाके की सर्दी उन दिन पड़ रही थी। और ऐसे ही माहौल में, ऐसे ही परिस्थिति में तमाम राजकुमार, जर्मनी के जो छोटे छोटे बहुत सारे जर्मनी के छोटे छोटे शासक थे और राजकुमार थे, प्रिंसेस थे, अलग अलग जर्मनी के अलग अलग राज्यों से आए हुए थे और कुछ चुने हुए प्रतिनिधि थे, सेनाएं थीं और प्रशिया के कई प्रतिष्ठित मंत्री थे और साथ साथ चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क थे। इन सारे लोगों की एक सामूहिक तरीके से लोग इकट्ठे हुए और एक बड़ा हॉल था जिसे हॉल ऑफ मिरर के नाम से जाना जाता है, जो वर्सलीज में था। वहाँ सारे लोगों की उपस्थिति हुई और भारी भरकम भीड़ में उपस्थित होकर लोगों ने नए राजा को सिंहासनारूढ़ किया और एक भव्य समारोह किया गया। The nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Persian state power, and the new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany. Prussian measures and practices often became model for the rest of the Germany. आगे चलकर नेशन बिल्डिंग्स प्रोसेस जो थे उसको संपन्न किया गया जर्मनी के अंदर। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पर्शियन आर्मी के सहयोग से ही ये काम संपन्न हो पाए, जिसका नतीजा ये था कि नए नए जो
राजकुमार थे उनको भी यूनिफिकेशन में सहयोग करने का मौका मिला और इस तरह से इन सारे लोगों के सहयोग से ये काम संपन्न हुआ और नए राजा के आते ही वहाँ कई सुधार के काम शुरू किए गए। जैसे जर्मनी के मॉडर्न करेंसीज को मॉडर्नाइज किया गया, बैंकिंग और लीगल सिस्टम को यानी बैंक प्रणाली, कानून व्यवस्था, जुडिशियल सिस्टम्स जो जर्मनी को वो सुदृढ़ किए गए, नए तरीके से उसकी रूपरेखा तैयार की गई और ये सारा काम प्रशियन नेताओं के सहयोग से हुआ और ये इतना अच्छा यूनिफिकेशन हुआ जो पूरे यूरोप के लिए एक रोल मॉडल बनकर उभरा, यानी जर्मनी का एकीकरण संपन्न हो गया, जिससे एक बहुत बड़ी जो एक अध्याय का एक नए अध्याय की अंत हो गई और इस तरह से जर्मनी अब पूर्ण रूप से एक नेशन स्टेट्स के रूप में उभरा।